शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी, और आपसे बात कर रहा हूँ आज इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट के जो आपके कई प्रोग्राम्स, जैसे एमए पीसी हो गया, एमए एजुकेशन हो गया, एमए इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, एमए और तमाम जो प्रोजेक्ट कार्यक्रम हैं एमएससी के, उन सारे कार्यक्रमों, एमएससी एफएसक्यूएम, एमएससी डीएफएसएम, इन सारे प्रोजेक्ट में, या साइकोलॉजी की जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उन सबको प्रोजेक्ट वर्क करने पड़ते हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट वर्क को कैसे करें, क्या इनकी प्रक्रिया होती है, इनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी विषय को हम शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट जमा आमतौर पे थर्ड सेमेस्टर से, एमबीए में भी प्रोजेक्ट के बहुत से वर्क हैं। आमतौर पे थर्ड सेमेस्टर से, एमकॉम विषय में प्रोजेक्ट हैं, आमतौर से थर्ड सेमेस्टर से ये काम हम लोग शुरू करते हैं मास्टर प्रोग्राम में, और फोर्थ सेमेस्टर तक ये प्रक्रिया पूरी करके प्रोजेक्ट जमा कर देते हैं। तो कैसे कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी जो प्रोग्राम आप करते हैं, जिनका भी आपका डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट गाइडलाइन है, वो ignu.ac.in के ई ज्ञान कोश पोर्टल पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट डिजर्टेशन का जो भी उस कोर्स कोड का जो पुस्तिका है इग्नू ने तैयार किया है, गाइडलाइन पुस्तिका या विवरणिका कह लीजिए, तो वो आप वहाँ से इग्नू के पेज से जाके ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं टेक्निकलिटी में जाना चाहते हैं, उस कोर्स को जो आपके प्रोजेक्ट का कोर्स कोड है उसको आप वहाँ पे टाइप कीजिए गूगल सर्च में, और उसके कामा करके लिखिए कि इग्नू प्रोग्राम गाइड या प्रोजेक्ट गाइड। ठीक है, तो प्रोजेक्ट गाइडलाइन या प्रोग्राम गाइडलाइन जो भी डाउनलोड कर लेंगे, उसमें प्रक्रिया के बारे में पूरा आपको दिया होता है। तो किसी भी विषय का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आम तौर पे जो साधारण प्रक्रिया है, सबकी सम्मिलित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक साइनॉप्सिस तैयार किया जाता है। सिनॉप्सिस का मतलब हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, आप इस प्रोजेक्ट में करेंगे क्या, इस विषय पे पूरा फोकस करते हुए आपको तो उसको तैयार करना पड़ता है। आपके प्रोजेक्ट गाइड में ये सारी बातें दी गई हैं कि आप कैसे टॉपिक का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रोग्राम गाइड का या जो प्रोजेक्ट गाइड है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइन वाली जो पुस्तिका कह रहे हैं डाउनलोड करने को, उसमें दिए हुए हैं। उनसे जाके आप स्टेप बाई स्टेप आप देख लीजिए। आम तौर पे जो मोटी मोटा होता है, पहला प्रपोजल का टाइटल पेज होता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट प्रपोजल का टाइटल लिखते हैं और विद्यार्थी का नाम लिखते हैं, और किस सत्र के लिए जमा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, जो कोर्स कोड है उसको लिखते हैं, प्रोग्राम कोड लिखते हैं, और सीधे सीधे आप उसको टाइटल पेज में इतनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शामिल करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको एक सर्टिफिकेट होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट गाइड होता है, अब सिनॉप्सिस अप्रूवल सर्टिफिकेट, जिसमें आपका नाम डिटेल्स तो रहता ही है, टाइटल रहता है, वो रहता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट गाइड है, जो आपको प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करता है, उसके एक सिग्नेचर होती है और उसका कंसेंट होता है कि हम इसको तैयार कराए हैं और हम इस पे काम करेंगे, ऐसा उसका एक एक्नॉलेजमेंट होता है उस पर। तो वो करने के बाद तीसरे पेज से आप साइनॉप्सिस तैयार करते हैं। साइनॉप्सिस के मेन कंटेंट जो हैं, इंट्रोडक्शन होता है, और प्रोग्राम के प्लान ऑफ प्रोग्राम होता है, और जो जो आप करने में, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। जो आप इंट्रोडक्शन में आप टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन में टाइटल को एलेबोरेट करते हैं कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है, एक जस्टिफिकेशन करते हैं उसका, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, आपके जो उसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या रहेंगे। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के बाद तीसरे टाइटल पे लिखते हैं आप मेथडोलॉजी, कौन सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर रखेंगे,
जो थोड़े रेफरेंसेस डालेंगे वहाँ पे। तीसरे चौथे नंबर पे मेथोडोलॉजी होगी, जो कैसे आप उस प्रोजेक्ट को करेंगे उसके बारे में थोड़ा प्लान बताएंगे उसको। नेचर ऑफ रिसर्च क्या रहेगा आपका, नेचर ऑफ किस तरह से कौन से टूल्स यूज करेंगे उस प्रोजेक्ट में, इनका रहेगा। और लास्ट में आपको रहेगा कि एनालिसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, और अंत में आप रेफरेंसेस डालेंगे। तो ये एक सिनॉप्सिस का एक प्रारूप है जो आप प्रोजेक्ट करने के पूर्व बना के अपने रीजनल सेंटर पे जमा कर सकते हैं। रीजनल सेंटर के अलावा जिन प्रोग्राम्स में डायरेक्ट स्कूल ऑफ स्टडीज़ के जरिए प्रोजेक्ट कराए जा रहे हैं, वहाँ स्कूल ऑफ स्टडीज़ को आप जमा कर सकते हैं और सिनॉप्सिस भेज सकते हैं, या एसईडी को भेज देंगे, वो अप्रूवल वहाँ से ड्यू अप्रूवल वहाँ से होके आ जाता है आपके एड्रेस पे सीधे। और जो रीजनल सेंटर पे आप अपने स्टडी सेंटर से फॉरवर्ड कराते हुए गाइड को लेते हुए करेंगे। एक बहुत कॉमन प्रश्न है इसमें कि गाइड कैसे बनाएं, गाइड कैसे लें, कौन गाइड हो सकता है। तो कोई भी जो टीचर कंसर्न विषय का टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक से कम ना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को, और उससे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च कराने का एक्सपीरियंस उस फील्ड में हो ऐसे, या कोई भी जो उस फील्ड का टेक्निकल पर्सन है जिसे 5 से 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो और उसके पास पीएचडी और नेट क्वालिफाइड हो, और वो लोग इसके गाइड बन सकते हैं। आम तौर पे हम लोग विद्यार्थियों को सजेस्ट करते हैं जो अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर हैं आपके विषय के, आपके स्टडी सेंटर पे, उनको गाइड बनाना चाहिए और उनके गाइडेंस में अपने रिसर्च प्रपोजल को जमा करना चाहिए, बनाना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल को, प्रोजेक्ट प्रपोजल को बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो नहीं मिल रहे हैं तो इन्होंने ये भी छूट दे रखी है कि आप किसी भी ऐसे क्वालिफाइड आदमी का बायोडाटा, पूरा बायोडाटा, कि उन्होंने उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, वह किस पद पे कितने वर्ष का एक्सपीरियंसेज है, कितने पब्लिकेशंस हैं, ये सब करके 1 पेज बायोडाटा या 1 और 2 पेज का बायोडाटा पूरा प्रिपेयर करके आप सिनॉप्सिस के साथ अप्रूवल के लिए ज़रूर लगा दें। होता है कि वो प्रोजेक्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। ऐसे विद्यार्थियों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनके यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर नहीं मिल पाते जिनके स्टडी सेंटर पे, और वो प्रोजेक्ट प्रोग्राम को जमा नहीं कर पाते हैं, तो वो दौड़ते रहते हैं या वो प्रश्न करते रहते हैं। ऐसे सारे विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट के विषय में किसी भी एकेडमिक काउंसलर का बायोडाटा लगा के, जो जिनसे कंसेंट हों, जो रिसर्च कराने के लिए तैयार हों और क्वालिफाइड हों एज पर इग्नू नॉर्म्स, उनके बायोडाटा लगा के आप सिनॉप्सिस को हमारे इग्नू रीजनल सेंटर्स पे जमा कर सकते हैं, या आप इसको स्कूल ऑफ स्टडीज़ को डायरेक्ट भेज सकते हैं या एसईडी को भेज दीजिए। जब ये सिनॉप्सिस अप्रूव होके पहला पेज पे आ जाता है कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट करने लायक है, या कुछ संशोधन होता है, वो सजेस्ट करते हैं, कुछ सजेशंस उनके साथ वो इवैल्यूएटर उसमें देते हुए आपको कहता आगे उसमें फेर बदल करके आपको रिसर्च करने की अनुमति देता है, तो वो सिनॉप्सिस अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर आपको रिसर्च वर्क करना चाहिए। आमतौर पे इग्नू में जो डिजर्टेशन वर्क है वो 3 महीने से 5 महीने के रिसर्च वर्क के फ्रेमवर्क में आपको दिया जाता है कि 3 महीने से 5 महीने में जो कर सकें। आप सर्वेज कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं पैटर्न का, आप एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कोई 2 पैटर्न का कंपैरेटिव स्टडी के सक्सेस का कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम आइडियाज़ आपके प्रोजेक्ट गाइड बुक में दिए हुए होते हैं। उनके हिसाब से आप अपने वर्क प्लान के हिसाब से जैसा आपने वर्क किया था उन टूल्स का प्रयोग करते हुए अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं और वो उन प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर लें, आपका डाटा आ जाए, डाटा का एनालिसिस कर लें, डाटा के एनालिसिस के बाद तो आप उसका जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं या आपके रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनका इलेबोरेशन कर देते हैं, डिस्कशन कहते हैं जिसे डिस्कशन करते हैं, वो कर लेते हैं। और जब आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं तो आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसी तरह से पहला पेज टाइटल पेज होगा, दूसरा पेज एक नॉलेज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का होगा, तीसरा पेज आप जो है
अपने डिटेल्स एक्नॉलेजमेंट के डालेंगे। और चौथा पेज जो है होता है वो आपको सिनॉप्सिस, आपकी ओरिजिनल सिनॉप्सिस जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस है उसका पेज लगाया जाता है। पाँचवें पेज में आपको टेबल्स होते हैं जो आप एक पार्टिकुलर्स आप देते हैं कि विषय सूची कौन से कितने नंबर पेज पे कौन सा चैप्टर है वो डालिए। और छठे पेज से आप चैप्टर्स डालिए। आमतौर पे 7 चैप्टर्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है जिसमें आप तमाम रेफरेंसेस देते हैं कि इन रेफरेंसेस को देख के हमने ये रिसर्च वर्क किया है और इनसे एग्रीड करते हैं। चौथा होता है एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, मेथोडोलॉजी होता है कि आपने किस तरह से इस रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया। चौथा होता है एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स एंड डिस्कशंस, जो रिसर्च में आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको और उनका डिस्कशन कि ये कैसे आए हैं, उनका क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, इनसे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और पांचवा पेज होता है आपका जस्ट मतलब जो आपने कंक्लूजन जो दिया है कि आपने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग और डिस्कशन से जो कंक्लूजन आपने प्राप्त किए हैं वो कैसे हैं, और उन कंक्लूजन को आप पॉइंट वाइज अपने ऑब्जेक्टिव से मेल करते हुए देखें। और जानते रहें कि कंक्लूजन या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स में आप जो रेफरेंसेज हैं उनसे अपने आइडियाज़ अपने वर्क को ज़रूर सपोर्ट करें। अच्छे प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो ज़रूरी होता है। और जो छठा पॉइंट होता है वो सजेशंस है। आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क करते हुए कौन कौन से लिमिटेशंस फील किए या लिमिटेशंस के बाद आप इसको बृहत नंबर पे क्या आगे सजेस्ट करते हैं, इस पर किस तरह से रिसर्च आगे बढ़ाई जानी चाहिए, उनके बारे में एक सजेशन दें। और सातवां होता है रेफरेंसेज, जो आपने रिसर्च वर्क किया है, जो आपने काम किया है, उनके बारे में रेफरेंसेज दे दें उनको, पॉइंट वाइज उनका कहाँ से आपने सारे रिसर्च वर्क में जो भी रेफरेंसेज यूज़ किया वो कहाँ से उठाया है, उनका डिटेल्स लिखने को रेफरेंसेज कहते हैं। और रेफरेंस के बाद अंतिम जो पॉइंट होता है वो होता है एनेक्जर्स। आपने जो टूल्स यूज़ किए हैं, जैसे आपने सर्वे किया है तो सर्वे का जो टूल्स यूज़ किया उनका ओरिजिनल वो डिटेल्स लगा दें। या क्वेश्चनेयर कोई यूज किया है आपने अपने रिसर्च में तो क्वेश्चनेयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे थे उनका एक कॉपी लगा दें। इस तरह से सारे करके आप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको या तो कहते हैं कि जो बाइंडिंग एक लूज बाइंडिंग करा दें स्पाइरल बाइंडिंग के जरिए, और या तो आप हार्ड कॉपी में भी कर सकते हैं। आमतौर पर प्रोजेक्ट को 3 कॉपी में तैयार करना चाहिए। 3 कॉपी में क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक कॉपी तो आपके पास खुद रहेगी, दूसरी कॉपी आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ स्टडीज़ को भेजते हैं इवैल्यूएशन के लिए, और तीसरी आपकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो आमतौर पर प्रोजेक्ट को 3 कॉपी में बनवाना चाहिए। और तीनों कॉपी को अपने कोऑर्डिनेटर या सब प्रोजेक्ट जो गाइड है उससे सिग्नेचर करके फॉरवर्ड करके सर्टिफिकेट अटेस्टेशन कराना चाहिए और उसके बाद हमारे पास भेज देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया को पूरी करके जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको वाइवा वो जिन प्रोजेक्ट वर्क में वाइवा वोस का प्रोविज़न होता है उसमें वाइवा वोस के लिए रीजनल सेंटर पे आयोजित होते हैं, उन पे आपको बुलाया जाता है और आप रीजनल सेंटर पे वाइवा वोस ऑफलाइन और ऑनलाइन जिस भी विधा में आयोजित किया जा रहा है आप जाके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस प्रोजेक्ट वर्क में कि प्रोजेक्ट करते करते आपको ये प्रोजेक्ट के समय बीत जाने के बाद आपका प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं होता। इसलिए इग्नू ने अब ऑनलाइन प्रोजेक्ट जमा करने की एक लिंक ओपन करता है जिसमें आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सब ड्यूली साइंड डॉक्यूमेंट का जैसा हमने बताया उसी क्रम में स्कैन करके साफ ब्लर ना हो, साफ सुथरा स्कैन हो और एक पीडीएफ फाइल बना के आप दिए गए लिंक पे जो ignu.ac.in पे प्रोजेक्ट सबमिशन का लिंक दिया है
जिसे अभी 30 नवंबर तक ओपन कर दिया गया है विद्यार्थियों के लिए। वहाँ पे जाके आप उस लिंक पे ये अपने प्रोजेक्ट को जमा भी कर सकते हैं और जमा करके ये आप प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आम तौर पे एक पूरी प्रक्रिया के बारे में हमने आपसे चर्चा की कि कैसे इग्नू में प्रोजेक्ट वर्क करें और प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद कैसे आप उसको जमा कर सकते हैं और उसका वाइवा वोस अटेंड कर सकते हैं। वाइवा वोस अटेंड करने के लिए आपको मेल से या फ़ोन से सूचना जाती है और आपको जब सूचना मिले तो उस दिए गए डेट पे ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी तरह से आपको सूचना मिली उसमें आप शामिल हो सकते हैं और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं, मेरी बिल्कुल आपके साथ बहुत बहुत